हेलो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर नंबर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हम कॉम्बिनेशन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। परमुटेशन हम कर चुके हैं कंप्लीट, जो 7.1 से लेके एंड 7.6 तक आपका कंप्लीट हो गया है परमुटेशन। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन के आपके पास दो एक्सरसाइज है इसके अंदर, 7.7 एंड 7.8। ठीक है, इन दोनों एक्सरसाइज को हम वन बाय वन यहां पे डील करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कॉम्बिनेशन होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कॉम्बिनेशन होता क्या है। देखिए, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। ओके, कॉम्बिनेशन का मतलब है सिलेक्शन। मतलब क्या है इसका? आपको n ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है, उन n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से हमें r ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। तो कॉम्बिनेशन को मैं C से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जैसे परमुटेशन को P से रिप्रेजेंट करते थे, वैसे कॉम्बिनेशन को C से रिप्रेजेंट किया गया है। और इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स वी हैव टू सिलेक्ट आर ऑब्जेक्ट्स। सिलेक्ट आर ऑब्जेक्ट बोला मैंने, ठीक है, हमें सिलेक्ट करने आर ऑब्जेक्ट्स, हमें सिलेक्ट करने। ठीक है, जैसे, और जब आप सिलेक्शन कर रहे हो उनका, ठीक है, तो सिलेक्शन से हमें क्या क्या समझ में आता है कि हमने अगर हमारे पास 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से हमने 2 ऑब्जेक्टों को सिलेक्ट किया है, तो कैसे उनको सिलेक्ट कर सकते हैं वो हम सोचेंगे। और उसको हम कह सकते हैं, जब हमने सिलेक्ट कर लिया तो बेसिकली हम कह सकते हैं हमने उसका एक ग्रुप बना लिया। ठीक है, हमने उनका एक ग्रुप बना लिया, सिलेक्ट कर लिया तो, या फिर मैं कह सकता हूं एक सेट बन गया वहां से। ठीक है, तो सिलेक्शन, ग्रुप, सेट, ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमें कॉम्बिनेशन का मतलब समझाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं 4C2 का मतलब क्या है। मान लो आपके पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, A, B, C एंड D। ठीक है, A, B, C एंड D, इनमें से आप कोई 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहते हो। ठीक है, कोई 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहते हो, तो क्या क्या उनको लिख पाएंगे हम, वो मैं यहां पे लिख रहा हूं। देखिए, 2 ऑब्जेक्ट कैसे ले पाएंगे? ए बी, फिर ए सी, ठीक है, कोमा आप लगा सकते हैं बीच में, उसके बाद ए डी। ठीक है, अब बी से अगर मैं स्टार्ट करूं तो मैं अगर बी ए लिखूंगा तो हमें समझ में आना चाहिए कि ए बी और बी ए तो एक ही बात है। जब 4 लोग हैं, मान लो ए बी सी डी, उनमें से मैंने 2 लोगों को सिलेक्ट कर लिया, मैंने ए और बी को सिलेक्ट कर लिया, तो फिर ए बी बोल लूं या बी ए बोल लूं, उसको क्या फर्क पड़ता है? दोनों का मतलब तो सेम ही है। ठीक है, तो अगर मैंने एक बार लिखा यहां से बी ए, फिर मैंने लिखा यहां से बी सी, एक बार फिर मैंने लिखा उसके बाद बी डी। ठीक है, अब मैं सी से देखता हूं क्या क्या बन सकता है। सी ए, सी बी, सी डी। ओके, उसके बाद डी से डी ए, डी बी एंड लास्ट वन इज डी सी। तो अगर आप यहां पे देखो कितने मैंने लिख दिए हैं अरेंजमेंट ऐसे, तो आप समझोगे कि 4 लाइन और सब में 3 हैं, तो टोटल 12 अरेंजमेंट लिखे गए हैं। तो 12 क्या है ये मैं समझा देता हूं एक बार। 12 क्या है? 4p2 है 12, ध्यान से समझिए एक बार। 4p2, क्योंकि इसको आप सोल्व करोगे तो कैसे लिखते थे इसको? इसको आप लिखते थे 4 मल्टीप्लाइड बाई कितना? 3। ठीक है ना, ऐसे लिखते थे आप इसको। तो कितना आया था? 12 आया था यहां से ये। तो 12 अरेंजमेंट है ये। ठीक है, जिनमें ए बी और बी ए 2 डिफरेंट अरेंजमेंट होंगे, अगर अरेंजमेंट की बात करूं तो। लेकिन अगर मैं सिलेक्शन की बात करूं इनमें से, मतलब 4C2 की बात करूं, तो उस केस में सिलेक्शन कितने हुए यहां पर? तो आप ए बी और बी ए में से एक सिलेक्ट करोगे। ठीक है, इसी तरह से जो यहां पर सी ए लिखा हुआ है और ए सी लिखा हुआ है, इनमें से एक सिलेक्ट करोगे। इसका मतलब ये तो हाफ हो जाएंगे। ठीक है, बी सी में से और सी बी कहां पे लिखा हुआ है? देखिए ये रहा, इनमें से एक सिलेक्ट करोगे आप, तो ये हाफ हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे आपके पास? 6। तो 12 तो अरेंजमेंट हुए, लेकिन 12 अरेंजमेंट में से जो आपके पास जो सिलेक्शन है
सिलेक्शन अगर आप बताना चाहो तो सिलेक्शन कितने बताओगे आप? यहाँ पे सिलेक्शन तो आपके पास कितने होंगे? सिर्फ 6 हाफ। रीजन क्या? रीजन ये है कि अगर हमने ए बी को सिलेक्ट किया या फिर बी ए को सिलेक्ट किया तो बात तो एक ही है, क्योंकि सिलेक्ट तो ए एंड बी दो ही सिलेक्ट हुए हैं ये, ठीक है। उनका जब आप ग्रुप बना रहे हो तो आप उसको ए बी बोलो या बी ए बोलो, चाहे आप उनका सेट बोलो कोई भी, उस सेट को चाहे आप ऐसे बोलो कि हमने ए और बी का सेट बनाया है, या फिर आप उसको क्या कह सकते हैं, बी का एंड ए का सेट बनाया है, ठीक है। तो वो सेम ही तो मीनिंग देगा यहां से, इसलिए ए बी एंड बी ए सेम होगा। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, 12 का हाफ कर रहे हैं और आपके पास 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है, क्या जितने भी हमारे पास क्वेश्चन आएंगे उन सब में हमें ऐसे अरेंजमेंट या सिलेक्शन कर करके देखने पड़ेंगे कितने होंगे? तो ऐसा नहीं है, उसके लिए हमें एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी और वो फॉर्मूला अब मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है आप समझिए। देखिए, मैंने अभी आपको समझाया कि आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से आप r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो, तो इसको मैं फॉर्मूले से लिखूंगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ऐसा तो आप परमुटेशन में पढ़ चुके हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय r फैक्टोरियल, ये मैंने लगा दिया यहां से। ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है जो हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट ये इसमें कि n एंड r क्या होगा, तो जैसा परमुटेशन बताया था सेम चीज है कि n इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू r फर्स्ट थिंग, सेकंड वन इज n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड थर्ड वन इज व्हाट इज r बिलोंग टू होल नंबर, मींस 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। ओके, आई होप सभी को समझ में आ गए होगा यहां तक। अब मैं बात करता हूं सेकंड की। अब मैं इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स लेता हूं छोटे से। देखिए, मान लो कोई हमसे पूछे यहां पर कि 11C3 क्या होगा, 11C3, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताएंगे 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 माइनस 3, इसमें से इसको माइनस करोगे आप, ठीक है, इसको लिखने के लिए n माइनस आर फैक्टोरियल को लिखने के लिए, तो n माइनस 3 आपके पास कितना हो जाएगा यहां से, सॉरी 11 माइनस 3 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय r फैक्टोरियल, तो r कितना हो गया 3 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको आप सोल्व करेंगे कैसे, 11 इंटू 10 इंटू 9, ठीक है, आई होप फैक्टोरियल सभी को सोल्व करना आता है, डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल एज इट इज, मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल था उसको 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और 8 फैक्टोरियल यहां से कैंसिल होगा, आप इन सबको कैंसिल करेंगे यहां से, 3 3 जा यहाँ पे 3 3 जा 9 हो गया और 2 5 जा यहां से 10 हो गया, ठीक है। तो 11 मल्टीप्लाइड बाय 15, 11 मल्टीप्लाइड बाय 15, तो इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 165 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया सोल्व करने के लिए यहाँ पर, ठीक है। अब हम कुछ आगे प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए सेकंड प्रॉपर्टी है कि आप NCR फाइंड आउट कर दो या NC n माइनस आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। कैसे, फॉर्मूला लगा के देखिए आप, देखिए जो यहां पे लिखा हुआ है NCR, उसकी वैल्यू तो आपने लिखी हुई है फॉर्मूले से, यहां से मैं इसको और एक बार डिस्क्राइब कर देता हूं यहां से, ये क्या लिखा हुआ है, देखिए ये आपके पास है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इस n में से आप माइनस करोगे किसको, n माइनस आर को, ठीक है, और उसके साथ लगेगा फैक्टोरियल और मल्टीप्लाइड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये तो सबको आ गया समझ में कि इस n से n कट जाएगा यहां पर, और ये माइनस जब अंदर आएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास ये आ जाएगा यहां से, जो यहां पे लिखा हुआ है ये क्या है, n माइनस आर फैक्टोरियल, न्यूमिनेटर में n फैक्टोरियल, तो यहां से समझ में आए दोनों चीज सेम है। ये तो हमने मैथमेटिकली समझा, अब इसको थ्योरेटिकल समझते, इसका मीनिंग क्या है।
देखिए एनसीआर का मतलब होता है, एक सेकेंड देखिए, एनसीआर का मतलब होता है एन ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट हमने सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या है, एन ऑब्जेक्ट्स में से हमने एन माइनस आर ऑब्जेक्ट रिजेक्ट किए हैं। एक बार दोबारा समझिए, देखिए आपके पास लिखा हुआ है 7C3, मैं इसी फॉर्मूले को लिख रहा हूं, इसी के हेल्प से लिख रहा हूं, जो भी लिख रहा हूं यहां से, तो आप उसको लिख सकते हैं 7C4। तो देखिए आप एक तो ये बोल रहे हैं कि 7C3, इसका मतलब क्या है कि आपने 7 ऑब्जेक्ट्स में से 3 ऑब्जेक्ट्स उठा लिए, सिलेक्ट कर लिए। समझ में आई मेरी बात? और तो आपने मन में ये भी तो सोचा होगा कि आपने जब 7 ऑब्जेक्ट्स में से 3 ऑब्जेक्ट ले लिए, मतलब सिलेक्ट कर लिए, अपने पास रख लिए उनको, तो आपने रिजेक्ट भी तो कर दिए कुछ। अगर रिजेक्ट कर दिए कितने, 7 में से 4, तो अगर आप ये काम ना करके, पहले वाला 7C3 वाला काम ना करके आप ये कहते कि 7 ऑब्जेक्ट्स में से 4 ऑब्जेक्ट हटा दो, तो आपके पास तब भी तो 7C3 होता। आपके पास तब भी तो आप ये कहते हैं कि 7 ऑब्जेक्ट्स में से 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर, ठीक है। मैंने अभी 2 फॉर्मूले बताए हैं। फर्स्ट फॉर्मूला क्या बताया, देखिए फर्स्ट फॉर्मूला मैंने ये बताया आपको, सेकंड फॉर्मूला क्या बताया ये, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स अच्छे से इनको याद रखेंगे और समझेंगे, पहले पहले समझेंगे, देन उसके बाद इनको याद रखेंगे। अब बात करते हैं थर्ड की, देखिए अच्छा पहले इसका एक क्वेश्चन करते हैं, इसके ऊपर जो अभी हमने पढ़ा फॉर्मूला, इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये कि आपको अगर ऐसा लिखा हुआ दे रखा है 100C98, ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको लिख सकते हैं 100C2, 100C2 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो आप इसको फॉर्मूले से कैसे लिख पाएंगे, देखिए 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 100 माइनस 2, 98 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल। और अगर इसको लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 100 माइनस 98, कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 98 फैक्टोरियल, ठीक है। तो आपको दिख गया होगा तो ये कि दीज टू आर सेम, ठीक है। तो वैसे मुझे यहाँ पे ये चीज एक्सप्लेन नहीं करनी थी, ठीक है, मैं कुछ और समझा रहा था यहाँ से। 100, ये तो मैंने फॉर्मूला डिस्क्राइब कर दिया दोबारा से यहाँ पे, ठीक है। तो यहां से भी सबको समझ में आ गया होगा कि सिलेक्शन इज इक्वल टू रिजेक्शन दोनों सेम होते हैं, प्रैक्टिकली यहाँ पे आप लोगों ने फील किया होगा। चलो अब शुरू करते हैं। देखिए मैं आपको बताता था 100C98 को आप 100C2 लिखेंगे, रीजन NCR अगर आपके पास है तो NCN माइनस आर होगा, ये N है आपके पास, ये R है, तो 100 में से अगर आपने 98 को माइनस किया तो आपके पास 2 आएगा। और 100C2 की वैल्यू क्या होगी, तो 100C2 को आप लिख पाएंगे ऐसे, ठीक है, फर्स्ट मेथड। सेकंड समझे ध्यान से, सेकंड मेथड है जल्दी से करने के लिए 100 मल्टीप्लाइड बाय 99 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, ठीक है। इसको अच्छे से समझें, अगर आपके पास ऐसा लिखा हो तो आपने, क्योंकि आप इसको भी सोल्व करेंगे तो आप फैक्टोरियल हटाएंगे तो आपके पास ऐसा कुछ आएगा, तो ये डायरेक्ट लिखने का इसका अप्रोच है। कैसे, दोबारा समझिए, आपको 100C2 लिखा हुआ दे रखा, तो नीचे अगर 2 लिखा हुआ है तो आप लिखेंगे 2 इंटू 1, अगर नीचे 7 लिखा हो तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा। ऊपर अगर 100 है तो उसको 2 टाइम्स तक, नीचे 2 लिखा हुआ है ना, तो 2 तक आप उसको डाउन करो, पहले 100 लिखेंगे फिर एक और कम कर देंगे, तो 2 नंबर आपने लिख दिए बस। दोबारा समझिए, अगर आपको लिखा हुआ दे रखा है 5C3, तो आप उसको क्या लिख पाएंगे, उसको आप लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3, ये 3 तक क्यों गए, यहाँ पे 1 2 3 लिखे मैंने, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा हुआ था इसलिए। और डिवाइडेड बाय नीचे 3 है उसका, तो आप डायरेक्ट 3 इंटू 2 इंटू 1 करेंगे। एक बार फिर समझिए, अगर आपको लिखा हुआ दे रखा है सपोज 90C3, तो आप कैसे लिखेंगे, नीचे तो 3 आ गया, उस 3 की वजह से 3 इंटू 2 इंटू 1 करेंगे, नीचे तो डायरेक्ट, ठीक है, 1 तक जाएगा।
और ऊपर 90 जो लिखा हुआ है उसको डाउन करो आप, ठीक है, 3 नंबर लिखते हुए। कैसे? 90 से शुरू करो, 90, फिर एक कम करो, कितना जाएगा? 89 आ जाएगा। उसके बाद कितना आएगा? यहां से 88 आएगा। ठीक है, आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये नेक्स्ट पॉइंट भी समझ में आ गया। दिस इज पॉइंट नंबर 3। ठीक है, ये 3rd पॉइंट है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको फॉर्मूला बताया, सेकंड पॉइंट में क्या बताया मैंने आपको? सिलेक्शन इज इक्वल टू रिजेक्शन, और थर्ड पॉइंट में मैंने आपको इसका एक शॉर्टकट अप्रोच बताया कि इसको आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारे पास कुछ इसी से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज में क्या है? अगर आपको यह बताया जाए NC0 की वैल्यू क्या है या NCN की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे 1 होती है। ठीक है, 1 होगी। 1 क्यों होगी? आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने 4th पॉइंट लिखा है यहां पर। जैसे आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा? देखिए, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 0 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 0 फैक्टोरियल। ठीक है, तो आपको समझ में आया, ये तो 1 हो गया 0 फैक्टोरियल तो, और यहां से भी n फैक्टोरियल और ये भी तो n फैक्टोरियल है, ये कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास कितना आएगा? यहां से 1 आएगा। सिमिलरली आप NCN भी कर सकते हैं, तो वो भी कितना होगा? 1। या इसको प्रैक्टिकल समझ सकते हैं कि आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, n ऑब्जेक्ट्स, और n ऑब्जेक्ट्स में से आपको n ही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने, तो उसके कितने तरीके होंगे? एक ही होगा। क्या तरीका है? वो सारे के सारे उठा लो ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक ही तरीका है। या आप उसको रिजेक्ट करना चाहते हैं तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट छोड़ दो। ठीक है, यहां पर 0 लिखा मतलब एक भी सिलेक्ट मत करो। ठीक है, तो उसका भी एक ही तरीका होगा। उसके बाद आते हैं 5th पॉइंट पर। अगर आपको बताया जाए, बताओ NC1 की वैल्यू क्या होगी? NC1, तो आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए ना जो मैंने फर्स्ट में बताया, तो आप ऑब्जर्व करेंगे इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? n आएगी। ठीक है, या आपको ऐसे बोला जाए NC2 क्या है, तो अभी मैंने आपको शॉर्टकट अप्रोच समझाया, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले आप n लिखिए, फिर एक नंबर कम करिए, n-1 हो गया, इनका प्रोडक्ट लिख दिया ऊपर 2 का, और नीचे 2 into 1। ठीक है, यहां पे भी तो ऐसा ही हो रहा है। अगर आप इस चीज को समझेंगे तो ऐसा तो लिख रहा है कि n एग्जैक्ट लिख दिया, अपॉन 1 लिख दिया। अगर मैं NC3 की बात करूं तो क्या जाएगा? यहां से सोचिए, पहले n आएगा, फिर एक कम करोगे n-1, फिर नेक्स्ट आएगा आपके पास n-2। ठीक है, अपॉन कितना जाएगा? यहां से 3 into 2 into 1। ठीक है, आई होप यहां तक सभी को समझ में आ गया 5th पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। पॉइंट नंबर 6, तो देखिए पॉइंट नंबर 6 में आपके पास क्या लिखा हुआ है? पॉइंट नंबर 6 में आपके पास आएगा NCX इज इक्वल टू NCY लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां से आप क्या कहेंगे? ठीक है, यहां से आप क्या कहेंगे? यहां से कहेंगे वैल्यूज क्या हो सकती है, आप लिखेंगे, एक तो सीधा सा समझ में आ रहा है हमें। ठीक है, आइदर क्या हो सकता है? x इज इक्वल टू वाई। एक तो हो गया ये क्यों हुआ? क्योंकि अगर आपको NCX इज इक्वल टू NCY दे रखा है, और अगर ये दोनों इक्वल है तो इक्वल कब होंगे? जब सेम दिखे। अब सेम कब दिखेंगे? देखिए, ऊपर जो लिखा हुआ है वो n सेम है, नीचे x और y है, इसका मतलब ये भी तो सेम होना चाहिए। अगर बीच में आप इक्वल टू लगा रहे हो तो इसका मतलब x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। और सेकेंडरी क्या हो सकता है आपके पास? x प्लस वाई इज इक्वल टू n। या तो फर्स्ट कंडीशन होगी या फिर सेकंड कंडीशन होगी, तभी ये 6th रिजल्ट है वो वैलिड होगा। अब ये तो चलो समझ में आ गया। अब ये कहां से आया ये देखते हैं हम। अभी हमने पढ़ा था NCX, तो एज इट इज रखा मैंने, और जो यहां पर NCY लिखा हुआ है इसको मैं सिलेक्शन और रिजेक्शन वाले फॉर्मूले से यहां पर लिख सकता हूं NCN-Y लिख सकता हूं ना। और अगर ऐसा लिखा तो उस केस पे ये x और ये n-y भी इक्वल हो जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू n-y। तो शायद मुझे नेक्स्ट स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है इसके लिए, क्योंकि आप -y को जैसे लेफ्ट में लेके आएंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू n आ जाएगा। तो ठीक है, तो आपके पास अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि 5C
2 इज इक्वल टू 5C, और यहां से आपको दे दिया जाए मान लो x। मैंने सिंपल ही क्वेश्चन लिखा है, तो आपसे ये पूछा गया सिंपल बताइए x की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करोगे, या तो 2 इज इक्वल टू एक्स हो गया डायरेक्टली, या फिर क्या हो सकता है, और बोला मैंने जरूरी नहीं है कि दूसरी कंडीशन भी सही आए, दोनों में से एक कंडीशन सही हो सकती है। तो सेकंड कंडीशन क्या होगी, 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5, तो x विल बी कितना 3, और ये भी सही है, क्योंकि अगर आपने यहां पे 3 रख दिया तो सिलेक्शन इज इक्वल टू रिजेक्शन वाले से काम बन जाएगा, NCR इज इक्वल टू NC(n-r) जैसा हो जाएगा ये। ठीक है, आई होप सबको आ गया समझ में, या आप 2 पुट कर सकते हैं डायरेक्ट यहां से। ठीक है, तो ये 6th है, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको सभी अच्छे से समझेंगे एंड याद करेंगे। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज है उनको हम और याद करते हैं। देखिए हमने 6th प्रॉपर्टी याद कर ली, 7th में क्या था, 7th प्रॉपर्टी आपको लिखा हुआ दे रखा है, मान लो NCR प्लस NCR-1, इसकी वैल्यू क्या होगी, या आपको लिखा हुआ दे जाए यहां पे दिख जाए क्या, NCR प्लस NCR+1, ये आपको लिखा हुआ दे रखा है। तो आंसर क्या होगा आपका, देखिए राइट साइड में क्या आएगा वो हमसे पूछा गया। तो एक तो नॉर्मल मेथड है, ठीक है, लेंथी मेथड है, वो क्या है कि आप फर्स्ट पे भी कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, फर्स्ट वाला जो मैंने बताया, सेकंड पे भी जो प्लस के बाद में लिखा हुआ है, इसी तरह से नीचे वाले रिजल्ट पे भी अप्लाई कीजिए। ठीक है, इसके 2 रिजल्ट हैं, तो है तो दोनों सेम ही वैसे। तो लेकिन दूसरा याद रखने का तरीका क्या है, याद रखने का, ठीक है, याद रखने का मेथड ये है कि अगर आपके पास ऊपर n दे रखा है ना, दोनों सेम, और बीच में आपको दे रखा है यहां पे प्लस, तो आप क्या करोगे, इनको ऐड कर दोगे, ऊपर तो 1 ऐड करके लिख दोगे, n+1 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे जो लिखा हुआ दे रखा है यहां पर r-1 और r, इन दोनों में से जो बड़ा है वो आप लिखेंगे यहां पर, तो r आ जाएगा। ठीक है, काफी शॉर्टकट अप्रोच बता दिया है। ठीक है, दोबारा समझिए, नेक्स्ट के लिए समझिए। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है तो है ये वैलिड चीज, यहां पर आपको n दे रखा है, यहां पे भी n दे रखा है, और बीच में प्लस था तो आप यहां से n+1 करेंगे, और नीचे इन दोनों में से जो बड़ा है वो कौन सा आएगा, वो सी के नीचे लिखूंगा, कौन सा बड़ा है सोचिए, r और r+1 में से r+1 है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, रिजल्ट आपके पास ये आ गया। अब इसके ऊपर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन ये है, एक सेकंड, क्वेश्चन ये आपके पास 47C4 प्लस समेशन j इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 1 से लेके 5 तक दे रखा है, और यहां पे लिखा हुआ है 52 माइनस j c, और उसके नीचे लिखा हुआ है 3, तो इसकी वैल्यू क्या होगी वो आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो 47C4 को एज इट इज रखा, प्लस, अब यहां से क्या मीनिंग निकलता है, ये 4 लिखा मैंने यहां से, ठीक है, इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि आप जहां आपको j दिख रहा है, j के यहाँ पे आप 1 2 3 से 5 तक पुट कर दो, और समेशन का मतलब उन सबको ऐड कर लो, तो आप क्या लिख पाएंगे, यहां से देखिए, यहां से आएगा, अगर आपने 1 पुट किया तो यहां से आ जाएगा 51, ठीक है, 51C3, नीचे तो 3 आएगा सब में ही, प्लस फिर आपने अगर 2 पुट किया तो 50 आ जाएगा, 50C3, उसके बाद आएगा 49C3, उसके बाद आएगा 48C3, और फिर लास्ट आ जाएगा 47C3। ठीक है, अभी मैंने समझाया ना कैसे रखोगे इसको, 5 टर्म्स आएंगे टोटल, आप जहां j है वहां पे आप 1 2 3 4 5 रखो, अगर 1 रखोगे तो 51 आएगा, 2 रखोगे j की जगह तो 52 माइनस 2 50 आएगा, ठीक है, और लास्ट 5 रखोगे तो आपके पास 47 आएगा। ठीक है, ओके, अब कैसे करेंगे देखिए,
अब अगर मैं इस 47C4 को और 47C3 को, इनको अगर एक साथ देखता हूं, सब में प्लस लिखा हुआ है, तो आप देखिए यहां पर 47 तो ऊपर लिखा हुआ है दोनों में, और नीचे 4 है और 3 और बीच में प्लस चल रहा है। तो क्या आप इन दोनों को 48C4 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख पाएंगे। और बाकी जो लिखा हुआ है वो सब सेम है। यहां पे लिखा हुआ है 51C3 प्लस 50C3, ओके, प्लस 49C3, और लास्ट कितना लिखा हुआ आपके पास यहां से 48C3। अब देखिए आप, अब यहां से आपको समझ में आएगा जो ये 48C4 है और 48C3 है, इन दोनों का मिलके कितना हो जाएगा यहां से? क्या 49C4 लिख सकता हूं मैं इसको? 49C4, और बाकी सब सेम रहेंगे। अब डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ये पैटर्न चलता रहेगा। तो 49C4 और 49C3, इन दोनों को अगर मैं मैच करता हूं यहां से, तो इन दोनों से आपके पास कितना आएगा? क्या 50C4 आ जाएगा? सोचिए, ऊपर तो 1 ऐड होता है, 49 था तो 50 कर दिया, और नीचे 4 में से और 3 में से जो बड़ा होगा वो आपको लिखना पड़ेगा, तो 4 मैंने लिख दिया। अब आगे के ये 2 बच रहे आपके पास। अब 50C4 को आप किसके साथ रखोगे? 50C3 के साथ, और इसके साथ रखोगे तो कितना आएगा यहां से? 51C4 आएगा, और प्लस यहां से 51C, ये 51 है यहां से, 51C कितना था? 3, और इन दोनों को लास्ट में कितना बन जाएगा इन दोनों से? 52C4। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आप इसको फर्दर और आगे सोल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है। ठीक है, बस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला था, जो मेथड था, वही समझाने के लिए मैंने ये आपको करवाया है। आई होप सभी को समझ में आ गए यहां तक। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है, देखिए ये NCR, लास्ट प्रॉपर्टी है ये, NCR डिवाइडेड बाय NCR माइनस 1। ठीक है, एक सेकेंड, देखिए NCR माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पहले तो याद रखने की टेक्निक देखिए। ऊपर दोनों में सेम है n, और नीचे यहां पे लिखा हुआ है r एंड यहां पे लिखा हुआ है r माइनस 1। मतलब समझिए, नीचे लिखा हुआ आपके पास एक छोटा, किससे? जो ऊपर लिखा हुआ है उससे। तो आप कैसे करेंगे? न्यूमिनेटर में क्या आएगा? इन दोनों को आप माइनस करेंगे, ठीक है, किसको? n को और r माइनस 1 को, उसको आप लिखेंगे ऊपर। n में से r माइनस 1 को माइनस करके आप कहां लिखेंगे? इसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है। और जो ये r था इसको आप नीचे लिखेंगे, यहां पर कितना आ जाएगा? r। आसान है याद करना, ठीक है, आसान है याद करना। और इसका कितना हो जाएगा? n माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई r। एक बार दोबारा समझिए, अगर आपके पास लिखा हुआ है 100C53, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100C52, तो एक तरीका तो यह है कि जो मैंने आपको शुरू में फॉर्मूला बताया था फर्स्ट और सेकंड में, वो आप यहां पे यूज कर दें ऊपर नीचे, आपके पास सीधा आंसर आ जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन जो मैंने टेक्निक बताई है शॉर्टकट, ये अगर आप यूज करते हैं तो आपका क्वेश्चन काफी जल्दी हो जाएगा। मैंने बताया जो नीचे छोटा लिखा हुआ है ना, उन दोनों का आप पहले माइनस करके ऊपर लिख दें, तो कितना आ जाएगा? 100 माइनस 52, ठीक है, माइनस तो आप कर लेंगे, डिवाइडेड बाई नीचे कितना आएगा? जो यहां पर 53 था उसको आप कहां लिखेंगे? नीचे लिखेंगे, यहां पर 53। ठीक है, आई होप सभी को यहां तक समझ में आ गया है। ओके, एक लास्ट प्रॉपर्टी और बता देता हूं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ दे रखा है NCR, और आपको जरूरत है यहां पर n के जगह पे n माइनस 1 करने की, और r के जगह पे r माइनस 1 करने की, तो आप क्या करेंगे? यहां से n को और r को बाहर निकाल लें। बाहर निकालने का मतलब क्या लिख पाएंगे आप इसको? आगे n माइनस 1 C r माइनस 1। अगर क्वेश्चन में हमें इसकी भी जरूरत नहीं है, और भी कम की जरूरत है, तो आप क्या लिखेंगे? n अपॉन r तो आप निकाल चुके हो पहले से ही बाहर, ठीक है, ये r है आपके पास, तो कितना जाएगा? n माइनस 1 डिवाइडेड बाई
r-1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई कितना आ जाएगा, एक और कम कर दिया ना आपने, तो n-2 cr-2, ठीक है। और ये प्रोसेस हम और भी आगे ले जा सकते हैं, ठीक है, जितनी हमें क्वेश्चन में जरूरत हो उतना हम इसको आगे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ओके, आई होप सभी को यहां तक समझ में आ गया। आज के लेक्चर में हमने कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जो थ्योरी है वो कंप्लीट कर ली है। कल हम इस थ्योरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, मतलब आपके पास 7.7 एक्सरसाइज है, उसके हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी सोल्व करेंगे, ताकि ये जो हमने थियोरेटिकल पार्ट डिस्कस किया है ये हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके।